मेरा नाम शालिनी है। मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई, एक चेहरा मेरे सामने रहा, मेरी चाची जी का। बचपन से लेकर जवान होने तक एक ही नज़र को बार-बार देखा। चाची जी पर जुल्म होते हुए हमारे घर के बराबर में ही एक छोटा-सा टूटा-फूटा सा कमरा था, जिसे हम चाची का घर कहा करते थे। बारिश पड़ती तो उसकी छत टपकने लगती थी। चाची के चेहरे पर हमेशा एक अनजाना सा डर होता था, जैसे उन्हें खुद नहीं पता कि कब ये छत इन पर गिर जाएगी। चाची की 2 बेटियां थीं, रिंकी और पिंकी। दोनों ही बहुत अच्छी और खुशमिजाज थीं। कभी अपने आंगन में खेलती हुई दिखाई देती, तो कभी चाची के हुक्म पर हमारे घर के काम करती हुई दिखती। माँ हमेशा कहती थी कि उनकी माँ तो नौकरानी है, तो फिर ये भी नौकरानी ही रहेगी। बचपन में तो मुझे ये सब कुछ मामूली सा लगा, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, दिल में बेचैनी होने लगी। माँ को जैसे चाची से कोई पुरानी दुश्मनी थी। वो उनको छोटी-छोटी बात पर ताना दिया करती थी। एक बार मैंने सुना था कि चाची ने माँ से कहा कि भाभी, मैं अपनी बड़ी बेटी रिंकी का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। अगर थोड़े पैसे मिल जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। माँ ने कहा कि तेरी औकात है कि तू अपनी बेटियों को पढ़ा सके? तेरे और तेरी बेटियों के हाथ में तो झाड़ू ही अच्छा लगता है। चाची खामोश हो गईं। वो सुबह सवेरे हमारे घर आ जाती थीं और घर के सारे काम नौकरानियों की तरह किया करती थीं और फिर दोपहर में माँ के पैर दबाया करती थीं। माँ चाची से अपने छोटे-मोटे हर काम उनसे ही करवाया करती थी। चाची तो जैसे इसीलिए ही पैदा हुई हों। वो खामोशी से आगे बढ़ जाती थीं। पिताजी तो कभी कुछ कहते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये घर की औरतों का मामला है, या फिर वो अपनी पत्नी के मैटर में बोलना नहीं चाहते थे। एक बार मैंने चाची से पूछा कि आप किसी और घर में काम क्यों नहीं करती? वहाँ शायद आपको ज़्यादा पैसे मिला करें। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटी, मुझे यहाँ काम करने की आदत पड़ गई है। किसी और जगह जाना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं जानती थी कि सच कुछ और था। वो मजबूर थीं। उनके पास कोई सहारा नहीं था। चाचा जी तो कब से इस दुनिया से जा चुके थे। एक हादसा उनकी जिंदगी ले गया और चाची हमारे घर में कैद होकर रह गईं। एक दिन मैंने चाची को अपनी माँ के पैर दबाते हुए देखा। माँ उनको डांट रही थी कि हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। मैं उस समय सिर्फ 10 साल की बच्ची थी। चाची इसी तरह माँ की डांट सुन सुनकर अपने काम पूरे करती थीं और उनके लिए सब कुछ रोज का था। मेरी माँ को ऐसा लगता था वो जीत रही है। वो चाची को नीचा दिखाकर, उनके बच्चों को उतरन पहनाकर, उनसे काम लेकर अपनी शान को बढ़ा रही हैं। लेकिन मेरे लिए वो जीत नहीं, एक हार थी, इंसानियत की हार। पिछली रात की बारिश के बाद चाची के कमरे की छत टपकने लगी थी। पिंकी और रिंकी ने सारी रात बाल्टियां और पतीले रखकर पानी संभाला। सुबह माँ ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें उन पर थोड़ा भी रहम नहीं आया, बल्कि वो उनकी परेशानी पर हंसने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो उनकी इस हालत पर हंस कैसे सकती थीं। चाची उस दिन भी समय पर आईं। उनके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था। माँ ने दरवाजा खोलकर कहा कि इस हालत में क्यों आई हो? घर की सफाई करोगी या सबको बीमार करोगी? चाची ने धीरे से जवाब दिया कि भाभी, मैं सफाई जल्दी से खत्म करके रिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। रात भर बुखार से जलती रही है मेरी बेटी। माँ ने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुझे क्या लगता है कि यहाँ नौकरी करके दौलत समेट रही है? चाची खामोश रहीं, जैसे उनके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार सुना कि चाची ने हिम्मत करके माँ से कहा कि भाभी, थोड़े पैसे दे दो, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूंगी। 2-3 दिन के बाद आपके पैसे वापस कर दूंगी। माँ ने ये सुनकर कहा कि वापस कर दोगी? चाची ने कहा कि हाँ भाभी, जैसे पिछली बार कर दिए थे। माँ कहने लगी कि अपनी औकात में रहा करो। इतना सुनकर चाची का चेहरा झुक गया। वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जान का सवाल है। माँ पलटकर अंदर चली गईं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। चाची दरवाजे के बाहर नंगे पैर बारिश के पानी में खड़ी रहीं। कुछ देर बाद माँ ने 100 रुपए का नोट उनकी तरफ फेंकते हुए कहा कि लो, इन पैसों को मुझे वापस कर देना, वरना कल से यहाँ काम पर मत आना। मैं भागकर अंदर गई।
मैंने कहा, माँ, चाची सिर्फ हमारे घर में ही काम क्यों करती हैं? वो किसी और के घर में भी तो काम कर सकती हैं ना, जहाँ उन्हें ज्यादा पैसे मिले। माँ ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें उस मनोज की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यहाँ तो उसे खाने को मिलता है, सर पर छत है और पुराने कपड़े भी उसे दे दिए जाते हैं। दूसरी जगह जाकर उसे इतना सब कुछ नहीं मिलेगा जितना हम देते हैं। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल में सवाल अभी भी बाकी था। अगर वो किसी और के घर में काम करेंगी तो शायद रिंकी को समय पर दवाई मिल जाएगी, पिंकी को पढ़ने के लिए किताबें मिल जाएं और चाची को बारिश में भीगकर यहाँ पर काम करने नहीं आना पड़ेगा। दोपहर को पिंकी माँ के कपड़े प्रेस कर रही थी जब उन्होंने कहा कि यही सीखेगी तू बड़े होकर भी कपड़े ही प्रेस करेगी, पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। मैं उस समय आंगन में बैठकर अपनी किताबें देख रही थी। पिंकी की नजरें बार बार मेरे स्कूल की किताबों पर जाती थीं। मैंने एक कॉपी उसकी तरफ बढ़ाई, चाहे तो देख सकती है। उसने कहा कि दीदी मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कुछ शुरू होता माँ ने तेज आवाज दी, शालिनी अपना काम करो, इनसे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। उस रात रिंकी और पिंकी हमारे आगे का बचा हुआ खाना खा रही थी। मैंने अपनी प्लेट में से एक पराठा उठाकर उनकी प्लेट में रख दिया। पिंकी ने झिझकते हुए लिया और रिंकी ने शुक्रिया कहा। अगले ही लम्हे माँ की एक जोरदार आवाज आई, शालिनी तुमने उनको पराठा दिया था, अब तुमने घर की खाने पीने की चीजें बांटने भी शुरू कर दी हैं। चलो जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। इनके साथ रहना अगर तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो फिर इनके साथ ही इनके घर चली जाओ। मैं खामोशी से अंदर आ गई। चाची की आंखों में धन्यवाद था, लेकिन उसके पीछे परेशानी भी छुपी हुई थी। अगली सुबह पिंकी ने स्कूल जाने वाले बच्चों को बाहर खड़े हुए देखा, यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग डाले। रिंकी की आंखों में भी वही चमक थी जो हर उस बच्चे में होती है जो सपने देखते हैं। लेकिन चाची ने उन दोनों को काम पर लगा दिया कि इधर आओ, झाड़ू लगाओ, समय नहीं है। मैंने एक दिन माँ से पूछा कि माँ, मैं चाची की बेटियों को पढ़ा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उन पर ज्यादा ही रहम नहीं आ रहा, उनके साथ ज्यादा ही हमदर्दी करने लगी हो। आजकल खामोशी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उन माँ बेटियों से दूरी बनाए रखो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दूरी किस बात की थी। चाची जी हर रोज हमारे घर को साफ करती थी, सारे काम करती थी, हमारे बर्तन धोती थी, हमारे पैर दबाती थी, हमारे लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन हमारा दिल उनके लिए बंद हो चुका था। सुबह का समय था, माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उनके हाथ में कपड़ों की एक बड़ी सी पोटली थी। चाची जो अभी अभी पोछा लगाने के लिए पानी की बाल्टी लेकर आई थी, माँ ने कपड़ों की पोटली जमीन में फेंकते हुए कहा कि ये सब धो देना, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, कपड़ों पर एक धब्बा भी नहीं होना चाहिए। चाची ने झुककर कपड़े उठाए और कुछ देर बाद वो कपड़े धोने के लिए बैठ गईं। चाची जल्दी जल्दी बड़ी सफाई से कपड़े धो रही थी, जैसे वो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि बरसों के धब्बे धोना चाहती हों। मैं खड़ी वहीं सब कुछ देख रही थी। रिंकी और पिंकी खड़ी हुई, मेरी माँ के हुक्म का इंतजार कर रही थी। तभी माँ ने पिंकी को आवाज लगाई, पिंकी जाकर किचन की सफाई करो। पिंकी तेजी से बढ़ी, उसके पैरों में चप्पल की जगह प्लास्टिक के टुकड़े बंधे हुए थे, जैसे खुद ही काट कर पहन लिए हों। पिताजी अंदर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं धीरे से उनके पास गई। मैंने कहा, पिताजी, चाची हमारे घर का बहुत काम करती हैं, उस पर भी माँ चाची को बहुत परेशान करती हैं, आप माँ से कुछ कहते क्यों नहीं हो? पिताजी ने बिना अखबार से नजर हटाए जवाब दिया, बेटा, घर के मामलात औरतें ही संभालती हैं, हमें तो दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा था दखल ना देना कभी कभी बहुत कुछ छीन लेता है, इज्जत, इंसाफ और कभी कभी इंसानियत भी। दोपहर को चाची तेल की प्याली लेकर आई। माँ ने कहा, जरा मेरे पैरों की मसाज कर दो। चाची ने धीरे से उनके पैरों पर तेल लगाना शुरू किया। माँ उन पर जोर जोर से चिल्लाती, ठीक से मालिश करो, हाथों में जान नहीं है क्या? फिर थोड़ी देर के बाद माँ ने चाची से कहा कि तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम हमारे घर में रहती हो, वरना कहीं और तो दर दर की ठोकरें खाती। चाची ने धीरे से कहा कि जी भाभी, लेकिन मैं जानती थी कि ये जी सिर्फ उस औरत का नहीं बल्कि एक माँ का था जो सब कुछ अपनी बेटियों के लिए बर्दाश्त कर रही थी। एक शाम माँ बाजार गई। घर पर मैं, पिताजी और चाची थे। पिताजी सोफे पर बैठे थे, चाची किचन में बर्तन धो रही थी।
अचानक पिंकी के जोर से चीखने की आवाज आई। मैं भागकर पहुंची तो उसका पैर गर्म पानी से जल गया था। चाची फौरन दौड़ कर आई, उसे उठाया और किचन से बर्फ लाकर अपनी बेटी के लगाने लगी। तभी पिताजी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने बताया, पिताजी, पिंकी के पैर पर गर्म पानी गिर गया। पिताजी ने पहली बार चाची की तरफ देखा और कहने लगे कि कोई दवाई है लगाने के लिए घर में, उसे ले आओ। चाची ने सिर हिलाया, कहा, जी भैया जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद चाची दवाई लेकर आई और पिंकी के जख्मों पर लगाने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे। पिताजी कुछ कहना चाहते थे लेकिन माँ की आवाज गली के बाहर से सुनाई दी, दरवाजा खोलो। सबने जल्दी जल्दी अपने काम दोबारा से संभाल लिए। चाची ने पिंकी को उठाया और अपने कमरे की तरफ ले गई। माँ अंदर आई और बिना कुछ पूछे कहने लगी कि शाम की चाय तैयार है। चाची ने कहा कि जी भाभी, अभी बनाती हूँ। चाची ने जल्दी से चाय बनाई तो माँ ने चाय का घूंट पीने के बाद चाची को बुलाया और कहा, आज चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। मैंने चाची के चेहरे पर हैरानी देखी थी, जैसे बरसों बाद किसी ने उनकी तारीफ की हो। एक दिन मैंने चुपके से चाची के कमरे में झांक कर देखा तो रिंकी पिंकी को वो एक पुरानी किताब पढ़ा रही थी। पिंकी पास ही में अपनी बहन के साथ बैठी पढ़ाई कर रही थी। मुझे लगा कि शायद उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी उनकी आंखों में सपने बाकी हैं। उसी समय माँ ने पिंकी को शीशे का गिलास टूटने की आवाज से जमीन पर धक्का दे दिया। वो गिरी तो उसके घुटनों में चोट आई, खून बह रहा था। वो रो रही थी। चाची ने उसे उठाया, उसकी चोट पर कपड़ा बांधा और खामोशी से उसे उठाया। कहने लगी कि रो मत बेटी, अगर तुम रोई तो मैं टूट जाऊंगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सिर्फ खड़ी उनको देख रही थी। शायद मेरे दिल में उस दिन पहली बार चाची के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि इज्जत भी जागी थी। मेरे एक भाई भी थे, कबीर भैया, जो दिल्ली में पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन अब उनकी जॉब भी लग गई थी और उन्होंने पापा के अकाउंट में अपनी पहली सैलरी भेजी थी। उन्होंने ये खुशखबरी जब माँ को फोन पर सुनाई तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। माँ ने पिताजी से कहा कि देखिए, हमारे बेटे ने आपके खाते में अपनी पहली सैलरी भेजी है। ऊपर वाला मेरे बेटे को ऐसे ही तरक्की दे। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। भैया से बात करने के बाद फोन बंद करते हुए माँ ने पिताजी से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि हमारे बेटे की नौकरी लग गई है, वो अब कमाने लग गया है, तो हमें इस खुशी में एक पार्टी रखनी चाहिए जिसमें हम अपने सारे दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाएं। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। पिताजी कहने लगे कि जैसा तुम ठीक समझो। पार्टी के इनविटेशन की शुरुआत हो गई थी। माँ ने बाजार की तरफ जाते हुए मुझसे कहा कि शालिनी, अपनी चाची से कह देना कि घर की बहुत अच्छे से सफाई कर ले। कोई भी कमी बाकी नहीं रहनी चाहिए, कहीं पर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। चाची जी ने सुना तो बस जी कहा और काम में लग गई। मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक घर के कोने कोने को साफ करने में बिजी थी। रिंकी और पिंकी भी उनके साथ घर के सारे कामों में हाथ बटा रही थी। माँ ने दोपहर को बाजार से आने के बाद अपनी शॉपिंग किए हुए सारे कपड़े दिखाए, जिसमें वो बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ लेकर आई थी। कुछ कपड़े मेरे लिए भी लेकर आई थी। मैं उनके पास ही खड़ी हुई थी। वो अपने सारे कपड़े मुझे दिखा रही थी। उन्होंने शॉपर से कीमती और डिजाइनर साड़ी निकाली जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिसकी कढ़ाई बेहिसाब चमक रही थी। माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं ये पहनूंगी कल पार्टी में। मुझे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैं इतनी ज्यादा सुंदर लगने वाली हूँ। वो साड़ी अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मैं कुछ देर तक उनकी खुशी देखती रही। फिर मेरी नजर कोने में खड़ी चाची पर गई। उनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। उनके हाथ में झाड़ू थी और चेहरा उदास था। मैंने माँ से कहा, माँ, आपकी अगर कोई पुरानी साड़ी हो तो उसे निकाल दीजिए। चाची के कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए हो रहे हैं। कल पार्टी में वो भी कुछ अच्छा सा पहन आएंगी। उनकी हालत देखी। कम से कम कल वो आपकी दी हुई साड़ी को पहन लेगी तो उन्हें भी खुशी नसीब होगी। माँ ने कहा, क्या कहा तुमने? इस सुनीता को मैं अपने कपड़े दूं? तुम पर हमदर्दी का ज्यादा ही भूत सवार नहीं हो गया है बेटा? तुम्हारी हमदर्दियां तो इन माँ बेटियों के लिए कुछ ज्यादा ही जाग रही है। किसी भीख मांगने वाली औरत को दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी चाची को कुछ नहीं दूंगी। इस औरत की मौजूदगी ही मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। खबरदार, जो अगर तुमने इस बात को दोबारा कभी दोहराया तो। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई।
अगले दिन सुबह से पार्टी के इंतजाम और भी ज्यादा तेज हो गए थे। अगले दिन माँ ने कहा कि मेहमानों के इनविटेशन के लिए लिस्ट बनाओ, तो मैं डायरी और पेन अपने हाथ में लेकर बैठ गई थी। माँ ने एक एक नाम बोलना शुरू किया। हमारे सारे रिश्तेदार, माँ की सहेलियां और पिताजी के कुछ दोस्त, सब लोगों को लिस्ट में ऐड कर लिया गया। तो मैंने चाची का नाम खुद ही सबसे आखिर में लिख दिया। कुछ देर के बाद माँ ने मेरे हाथ से डायरी ली, लिस्ट चेक की और अचानक रुक गई। उनकी उंगली चाची के नाम पर आकर अटक गई थी। फिर उन्होंने डायरी के उन पेपर्स को निकालकर टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। कहने लगी, ये आखिर तुम्हारी क्या हरकत है? तुम सुनीता को इनविटेशन देना चाहती हो? आखिर किस हैसियत से? नौकरों को इनवाइट नहीं किया जाता है, वो तो बस काम करने के लिए होते हैं। मैंने डरते हुए कहा, माँ बस ऐसे ही लिख दिया था, आप चाहती तो उनका नाम काट भी सकती थी, लेकिन आपने तो पूरी लिस्ट ही फाड़ दी है। माँ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इसलिए कि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारी चाची इस घर में सिर्फ काम करती है। अगर तुम्हारी हमदर्दियां उसके साथ बढ़ती गईं तो कल को तुम्हें भी उसके साथ उसके घर में भेज दूंगी, समझ गई? मैं खामोश हो गई। मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन मैं माँ के आगे कहाँ कुछ बोल सकती थी। चाची बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। माँ ने उन्हें खाना बनाने की लिस्ट पकड़ा दी थी, जिसमें बहुत सारी वैरायटी का खाना बनाना था। चाची खाना बनाने की तैयारियों में लगी हुई थी। रिंकी सब्जी काट रही थी और पिंकी बर्तन निकालने में लगी हुई थी। चाची, पिंकी और रिंकी, उन तीनों को ही 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। चाची ने अपनी दोनों बेटियों से पहले ही कह दिया था कि 1 मिनट के लिए भी आराम करने के लिए मत बैठ जाना, मेहमान आ रहे हैं। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मैं चाची की तरफ हैरानी से देख रही थी कि मेरी माँ का दिल जीतने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरी माँ थी जो कभी भी उन पर तरस नहीं खाती थी। माँ की आवाज़ सुबह से शाम तक गूंजती रहती थी। कभी वो किसी को कोई काम बताती तो कभी कोई काम, बर्तन संभालो, सोफे के कवर्स बदलने हैं, और हाँ, डिनर सेट निकालो, वो चाइना वाला। मैं भी घर के किसी न किसी काम में बिजी थी, लेकिन माँ ये बात समझ रही थी कि मैं चाची और उनकी बेटियों का काम हल्का करना चाहती हूँ, इसीलिए कोई ना कोई काम तलाश कर रही हूँ। माँ ने मेरा बाजू दबाया और कहने लगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है उनके साथ काम में हाथ बटाने की? अरे, इन लोगों को हमने इस घर में क्यों रखा हुआ है? इसलिए ना कि ये हमारी नौकरानी बनकर रहें। तुम इस घर की मालकिन की बेटी होते हुए नौकरानियों के जैसे काम क्यों कर रही हो? शाम तक तुम्हारे चेहरे पर थकान की लकीरें आ जाएंगी। जाओ और जाकर आराम करो। रात को जब मेहमान आ जाएं तो अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। और हाँ, कह देती हूँ कि इन लोगों से हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने मेरा बाजू इतनी जोर से दबाया था कि मैं उनकी बात से डर गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार चाची और उनकी बेटियों पर जा रहा था। थोड़ी देर बाद रिंकी मेरे कमरे में मेरे लिए जूस लेकर आई और कहने लगी कि दीदी, क्या आज हम भी आपके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं? मैंने कहा, रिंकी, मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर पेट भर के खाना खाओ। मैं कोशिश करूंगी माँ को मनाने की। मेरी बात सुनकर रिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। जब मैं शाम के टाइम नीचे उतर कर आई और रिंकी ने मुझे देखकर चाची से कहा कि माँ, सलोनी दीदी ने कहा है कि वो बड़ी माजी से कोशिश करेंगी कि हम भी मेहमानों के साथ बैठकर खाना खा सकें। चाची ने उसे डांट कर खामोश करवाया कि खामोश रहो बेटा, चलो अपने काम पर ध्यान दो। उसने कहा, माँ, मुझे क्यों डांट रही हो? दीदी ने मुझसे खुद कहा था। मैं उनके सामने शर्मिंदा हो गई। मैंने रिंकी के हाथ पर नरमी से हाथ रखा और कहा कि रिंकी, माँ बहुत सख्त है। मैं तो तुमसे बस ऐसे ही कह रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कभी भी तुम लोगों को मेहमानों के सामने बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसने भोला चेहरा बनाते हुए कहा कि अच्छा दीदी, वैसे मुझे पता था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। चाची ने रिंकी के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन हकीकत को नज़रअंदाज मत किया करो। आज सारे मेहमान तुम्हें एक नौकरानी की बेटी के तौर पर ही देखेंगे। तुम बस याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो। चाची के शब्द मेरे दिल में उतर गए थे। मुझे लगा कि जैसे चाची ने खुद ही अपने आप को हमारे घर के फंक्शन से निकाल कर अपनी बेटी के सपनों को बचाने की कोशिश की है। उनका हर इनकार खामोशी या फिर एक कुर्बानी हुआ करता था, जो किसी इनविटेशन का मोहताज नहीं था।
इससे आगे कोई और बात होती, मेरे दिल को और तकलीफ पहुंचती। उन लोगों को देखकर मैं फौरन अपने कमरे में आ गई थी और काफी देर तक सोचती रही कि मैं अपनी आंखों से अपनी चाची और उनकी बेटियों को परेशान होते हुए देखती हूँ, मगर कुछ नहीं कर सकती। सुबह से रात का समय हो गया था। चाची, रिंकी और पिंकी को घर में काम करते हुए रात का टाइम हो चुका था। घर के सारे काम हो गए थे। घर अच्छे से सज गया था, साफ सुथरा लग रहा था। माँ भी अपनी नई साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। वो आईने के सामने खड़े होकर अपनी चूड़ियां संवार रही थी कि पीछे से चाची ने आकर बताया कि भाभी, सारा खाना तैयार हो गया, सारे काम हो गए। माँ ने आईने से नजर हटाए बिना ही उनको जवाब दिया कि ठीक है। और सुनो, मेहमानों के सामने किचन में ही रहना। बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तभी मैं तुम्हें सामने बुलाऊंगी, वरना बेवजह आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सारे मेहमान तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को देखकर वक्त से पहले ही भाग जाएंगे। चाची का चेहरा थोड़ा सा झुक गया था। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। 9 बजे तक सारे मेहमान आने शुरू हो गए थे। बेचारी चाची ने इतने ढेर सारे मेहमानों का खाना अकेले मिलकर बनाया था। उनका शरीर थककर चूर हो चुका था। उनको देखकर लगता था कि वो बहुत थकी हुई हैं। रिंकी और पिंकी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। माँ सारे मेहमानों से खुशी खुशी मिल रही थी और उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा था। वो सारे मेहमानों से बातचीत करने में बिजी थी, लेकिन मेरी नजरें अभी भी चाची को तलाश कर रही थी, जो किचन में छुपा हुआ खाना गर्म कर रही थी। उनके कपड़े भी सुबह से काम में लगे होने की वजह से बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे। उन पर ढेर सारे दाग आ गए थे। उनके माथे पर पसीने की लकीरें थीं। उन्होंने पिंकी को बुलाया, बेटा जल्दी जल्दी खाना डिश में करो, थोड़ी ही देर में हमें खाना सर्व करने के लिए जाना होगा, देर नहीं होनी चाहिए। तभी पिंकी ने कहा कि माँ, आज हम बहुत थक गए हैं, अब तो शरीर में हिलने की भी जान नहीं है। मुझे तो थकान की वजह से भूख भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हम घर चलते हैं। चाची कहने लगी कि नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो हमने मेहमानों को खाना भी नहीं खिलाया। हम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकते हैं? बेटा हिम्मत करो और काम करो, शायद हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है। तभी रिंकी कहने लगी कि माँ, बड़ी माँ चाहती तो आज घर के काम काज के लिए और भी नौकर और नौकरानियों को बुला सकती थी, लेकिन उन्हें तो हमें तंग करना होता है ना। पता नहीं वो हमसे कौन सा बदला निकालती हैं। तभी चाची ने उनको डांटा और कहा कि खामोश रहो, फालतू बातें मत करो और जल्दी जल्दी काम में ध्यान लगाओ। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर माँ ने कह दिया था कि अब खाना लगाना शुरू करो। सारे मेहमानों को खाना सर्व करने की बारी आ गई थी। जब चाची और उनकी बेटियां बाहर खाना लगाने के लिए गईं, तो माँ की एक दोस्त ने कहा कि अरे शालिनी, ये कौन है? भीख मांगने वाली औरत, तुमने ये किसको बुला लिया? माँ ने हंसते हुए कहा कि ये हमारे घर की नौकरानी है। तभी माँ की दूसरी सहेली कहने लगी, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी देवरानी भी तो तुम्हारे साथ रहती है, वो कौन है? माँ कहने लगी कि यही तो मेरी देवरानी है। इसकी औकात नहीं है इतनी कि मेरी देवरानी कहलाए, हमारे घर की नौकरानी है। मैं तो इसे नौकरानी ही बनाकर रखती हूँ। चाची जी की सब लोगों के सामने बेइज्जती हो रही थी। वो शर्मिंदा हो रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जल्दी जल्दी तीनों ने मिलकर मेहमानों के लिए खाना लगाया। चाची के लिए दिन आम दिनों से अलग नहीं था। फर्क इतना था कि आज उनकी बेइज्जती बहुत सारे लोगों के बीच हो रही थी। सब लोग खाना खा रहे थे, खाने की तारीफ कर रहे थे। चाची और उनकी बेटियां अभी भी काम में लगी हुई थीं। मैंने जल्दी से एक प्लेट ली, उसमें थोड़ा सा खाना लिया और रिंकी पिंकी के पास पहुंच गई। उनसे कहा कि तुम लोग काम बाद में करना, पहले खाना खा लो, अभी खाना गर्म है। वो दोनों घबरा गई और कहने लगी कि नहीं दीदी, हम ये खाना नहीं खा सकते, अभी हम काम में लगे हुए हैं। माँ ने अगर देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी कि हम काम छोड़कर खाने में लग गए। हमें सिर्फ काम करना आता है, ये सब हमारे लिए नहीं है। तभी माँ की एक जोरदार आवाज आई, शालिनी बेटा, कहाँ हो तुम? सारे मेहमान तुम्हें पूछ रहे हैं, सबके साथ मिलकर खाना ज्वाइन करो। मैं खाने की प्लेट खामोशी से वापस लेकर आ गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में चाची और उनकी बेटियों की तकलीफ मेरे दिल में चुभ रही थी। लगभग 1 घंटे तक सारे मेहमानों ने खाना खाया और जब सारे मेहमान खाना खा चुके तो चाची जल्दी से बाहर की टेबल समेटने के लिए आईं।
बस इसी सब में एक हंगामा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया था। चाची ने जब टेबल पर बचे हुए खाने की एक डिश उठाई तो अचानक माँ उनके पीछे आ गईं। डिश चाची के हाथ से फिसलकर माँ के कपड़ों पर लग गई, जिसमें मौजूद खाना माँ की साड़ी पर गिर गया और उसने दाग छोड़ दिए। 1 मिनट के लिए वहां पर खामोशी छा गई। मेहमानों के चेहरे चौंक गए। किसी ने धीरे से कहा कि ओह। माँ ने साड़ी की तरफ देखा और फिर घूर कर चाची को, जो फौरन माफी मांगते हुए कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ फिसल गया था, मैंने नहीं देखा कि आप मेरे पीछे से आ रही हो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। लेकिन माँ का चेहरा तो पत्थर हो चुका था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू झटका और गुस्से भरी आवाज में कहा, अब तू इसे क्या साफ करेगी? मेरी इतनी महंगी साड़ी तूने गंदी कर दी। चाची ने एक बार फिर से कहा, मैं अभी साफ कपड़ा लेकर इसे साफ कर देती हूँ, आप गुस्सा मत करो। उसी समय माँ ने चाची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वहां मौजूद सब लोग शॉक्ड रह गए। रिंकी ने आगे बढ़कर अपनी माँ को थामा। दोनों बहनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। चाची का चेहरा एकदम सफेद हो गया था। मैं दौड़कर एकदम माँ के पास आई। मैंने कहा, माँ ये आप क्या कर रही हो? आपके सामने चाची ने आपसे माफी मांगी तो थी, अगर उनसे गलती हुई है तो माफी तो मांगी है ना? माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम तो खामोश ही हो जाओ। तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? हर बार तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत हूँ। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं क्या? ये या फिर तुम्हारी अकल खत्म हो गई है? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है इस औरत ने, और तुम्हें अभी भी इसी की फिक्र हो रही है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेहमानों में से एक औरत बोल उठी, अरे शालिनी, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है। गलती हो गई है बेचारी से, माफी मांग तो रही है, अब उसे मारने की क्या जरूरत थी? माँ ने अपने घमंड के साथ कहा, ये औरत अपनी औकात भूल गई है। कल को ये हमारे बराबर बैठने की कोशिश करेगी। मैं अभी भी यही कहती हूँ कि इसकी औकात 2 कौड़ी की है। इस जैसे लोग नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, इज्जत देने के लिए नहीं। चाची ने अपना सर झुका लिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो खामोश थी। उन्होंने ना कोई सफाई दी, ना किसी से कुछ कहा, सिर्फ अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहने लगी कि चलो बेटा, हमें यहाँ से निकलना है। रिंकी और पिंकी नजर नीचे करके बर्तन समेट रही थीं, तभी चाची ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि रहने दो बेटा, छोड़ दो, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। चाची के शब्दों में बगावत नहीं थी, ना गुस्सा था, बस एक थकान थी जो कई सालों की खामोशी से निकली थी। मैं उनके पीछे जाना चाहती थी, उनका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन माँ की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए थे। कहने लगी कि अगर उनको रोकने की कोशिश की तो तुम्हें भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। चाची अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर हमारे घर से निकल गई थीं और अपने छोटे से घर में दाखिल हो गई थीं। उनकी बेटियां भी खामोशी से चल रही थीं। घर में दोबारा से आवाज उभरी, लेकिन अब वो पार्टी की नहीं बल्कि लोग बातें बना रहे थे। मेहमानों के चेहरे पर हंसी नहीं, सवाल थे। कई औरतें एक दूसरे के कान में कुछ कह रही थीं। किसी ने धीरे से कहा कि बेइज्जती करने की भी कोई हद होती है। माँ ने जैसे ये सब सुना ही नहीं। वो अपने कपड़ों पर लगे दाग को देख रही थी, जैसे इससे ज्यादा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। कहने लगी कि मेरी इतनी कीमती और सुंदर साड़ी खराब कर दी। पहली बार मुझे लगा शायद इज्जत देने और लेने की हैसियत कपड़ों में नहीं बल्कि इंसान के बिहेवियर में होती है। पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन का माहौल पूरी तरह से खामोश था। कल जो हमारे घर में मेहमानों की आवाज गूंज रही थी, आज वहां सिर्फ बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। घर का सारा काम देखने के लिए माँ ने दूसरे नौकरों को बुला लिया था, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही चाची और उनकी बेटियां हमारे घर पर आई ही नहीं थीं। माँ हमेशा नाश्ते के बाद चाची और उनकी बेटियों के काम में नुक्स निकालने में लग जाती थीं। आज सोफे पर बहुत खामोश बैठी थीं। मैं किचन में थी जब अचानक माँ की आवाज सुनाई दी, शालिनी बेटा, मेरा सर घूम रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर जब हॉल की तरफ गई तो देखा कि माँ का तो शरीर एक तरफ पड़ा हुआ था। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन जुबान जैसे कैद हो चुकी थी। मैंने जल्दी से पिताजी को बुलाया। वो माँ को सहारा देकर गाड़ी में बिठाने लगे। मैंने पानी का गिलास पकड़ा, लेकिन माँ के हाथों में जैसे जान नहीं थी। अस्पताल पहुंचते ही माँ को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टर तेजी से हरकत में आ गए। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से पैरालाइज का असर दिमाग के बाएं हिस्से में आ गया।
पिताजी ने कंधे झुका लिए। मैं खामोश थी। मेरी नजरों के सामने अचानक से चाची का थप्पड़ खाकर रोते हुए जाना घूम रहा था। माँ अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे माँ को देखकर एहसास हुआ कि ये उनके जुल्म की सजा है। वही थप्पड़, वही बेइज्जती और फिर अगले ही दिन माँ की ये हालत। वक्त ने पलटकर जवाब दिया था। पिताजी ने धीरे से कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ का पूरी तरह से सेहतमंद होना मुमकिन नहीं है। इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है। मैंने कहा, पिताजी क्या माँ कुछ सुन सकती हैं? पिताजी कहने लगे कि शायद हाँ, लेकिन बोल नहीं सकती। मैंने सोचा कि क्या चाची और उनकी बेटियों को माँ की इस हालत के बारे में पता होगा? क्या वो हमारे घर काम करने के लिए आएंगी? वो माँ की ऐसी हालत के बारे में सुनकर खुश होंगी या उनके दिल में भी दुख होगा? शाम को जब मैं अस्पताल से घर वापस आई तो घर की हालत बहुत खराब हो रही थी। माँ ने जिन नौकरानी को घर के काम के लिए बुलाया था वो थोड़ा बहुत काम करके घर से जा चुकी थी। घर की हालत चाची के ना आने से बहुत खराब हो गई थी। पिंकी और रिंकी की मौजूदगी की घर में आदत सी हो गई थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा, अब तुम्हें ही घर संभालना पड़ेगा। तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं खामोशी से अंदर चली गई। अगले दिन मैंने पिंकी को स्कूल से आते हुए देखा। वो हमारे घर के दरवाजे पर झांक रही थी। तभी मैंने दरवाजा खोला और कहा कि पिंकी, चाची कैसी हैं? पिंकी ने धीरे से सर हिलाया कि जी ठीक है, मगर हमने सुना है कि बड़ी माँ जी अस्पताल में हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। मैंने कहा, चाची अस्पताल आ सकती हैं क्या? शायद माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। पिंकी कह रही थी कि मेरी माँ किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। मैं खामोश हो गई। ये मेरी वही चाची थी जिनको बार बार मेरी माँ ने नीचा दिखाया। आज वो हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी। शाम को मैं अस्पताल वापस गई। माँ वैसे ही बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने माँ को देखकर सोचा कि ये वही औरत है जो दूसरों को अपनी उंगली के इशारे पर नचाया करती थी। आज उनकी उंगली खुद हरकत नहीं कर पा रही। रात को जब मैं अस्पताल से वापस आई तो मैंने पहली बार अपनी चाची की कोठरी जैसे घर पर दस्तक दी थी। रिंकी ने दरवाजा खोला था। मुझे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी कि माँ सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा, जब वो जाग जाए तो बता देना कि मैं आई थी। रिंकी कहने लगी कि दीदी आप परेशान मत हो, बड़ी माँ जी ठीक हो जाएंगी। मैंने नजरें झुकाकर कहा कि पता नहीं, तुम प्रार्थना करो। मैं अपने दिल में सोच रही थी कि शायद चाची की प्रार्थनाएं ही वो अकेली चीज हैं जो अब सब कुछ बदल सकती हैं। जुल्म के मुकाबले में उन्होंने हमेशा सब्र किया था। वो अब इंसाफ बनकर लौट आया था। माँ को अस्पताल में एडमिट हुए 10 दिन हो गए थे। उनकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। शरीर का एक तरफ का हिस्सा और जुबान बंद हो चुकी थी। आंखों में होश कभी कभी झलक मार देता था। मैं हर रोज अस्पताल जाकर किसी बोझ तले दबे महसूस करती थी। घर संभालना, मेहमानों को जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चाची के पास जाऊंगी। इतने दिन से मेरे दिल में एक सवाल बेकरार था। आखिर माँ को चाची जी से इतनी नफरत क्यों थी? वो कभी भी चाची को नहीं समझ सकी। मैंने उनके घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो रिंकी ने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही मैंने चाची को उनके कमरे में बैठा पाया था। उनका चेहरा बहुत कमजोर था, लेकिन आंखों में वही ठहराव। मैंने कहा, चाची जी। उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं उनके सामने बैठ गई थी। मैंने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बोलो बेटा। मैंने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए। मैंने कहा कि मैं आपसे और आपकी बेटियों से अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ, वो जो कभी खुद ब खुद ना कह सकी, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। चाची ने मेरे हाथ पकड़ ली और कहने लगी कि बेटा, तुम क्यों माफी मांगती हो? तुम्हारा क्या कसूर है? मैंने कहा, मेरी परवरिश मेरी माँ के हाथों हुई है। जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी सीखा, उसमें खामोशी और सिर्फ तमाशा देखना ही शामिल था। मैंने आप पर होते हुए जुल्म को कभी नहीं रोका, बस महसूस किया। मेरी आवाज कांप रही थी। चाची ने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर धीरे से कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो किया वो कई सालों पहले एक कहानी की वजह से है। मैंने कहा, चाची मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। सच जानकर आज मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। चाची ने कहा कि तुम्हारे चाचा से मेरी शादी पसंद की हुई थी। हम एक दूसरे को जानते थे, चाहते थे। तुम्हारी दादी को इस बात से कोई एतराज नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ मुझसे नाराज थी। तुम्हारी माँ के अरमान कुछ और थे। वो अपने देवर यानी कि तुम्हारे चाचा जी के साथ अपनी छोटी बहन की शादी करवा देना चाहती थी।
जब उन्हें पता चला कि हम शादी कर चुके हैं तो बस तब से ही उनके दिल में मेरे लिए नफरत जाग गई। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन चाची फिर भी इतने सालों की दुश्मनी में आपने मेरी माँ के साथ कैसे एडजस्ट किया? उन्होंने बताया कि शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे गुजरे। तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ नई जिंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन जब एक हादसे में उनकी मौत हो गई तो मेरी जिंदगी उजड़ गई और तब से ही तुम्हारे घर के दरवाजे पर आई। तुम्हारे पिता ने तो मुझे स्वीकार किया, अपना दिल बड़ा करके कहा कि ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भाभी के दिल में तो पुरानी नफरत छुपी हुई थी। उन्होंने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा, फिर भी आप उस घर में रहती रहीं? उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मायके वाले सब मुझसे नाराज थे, कोई मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। और जब मेरा पति चला गया तो मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा था। मेरे माता पिता तो कई सालों पहले गुजर गए थे। भैया भाभी ने मुझे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया था। यहाँ रहना मेरे लिए बहुत बेइज्जती थी, मगर बेटियों की हिफाजत के लिए मैं चुप हो गई। ये सब कुछ सुनना मेरे लिए नया था, लेकिन चाची के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे कई सालों से ये सब उनके सीने में जी रहा था। आगे उन्होंने बताया कि एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझसे साफ कह दिया था कि अगर यहाँ रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी, सवाल नहीं करने, जवाब नहीं देने, सिर्फ सेवा करनी है। मैंने हाँ कर दी थी। मेरी शर्त सिर्फ इतनी थी कि मेरे बच्चों को छत मिली रहे। बेटा, अपने बच्चों की खातिर मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हारी माँ का हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा, चाची, मैं जानती थी कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। माँ बोल नहीं सकती, लेकिन शायद अंदर से सब कुछ सुन रही हैं वो अब माफी मांगना चाहती हैं। चाची ने कहा कि मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी माँ को दिल से माफ कर चुकी हूँ। उनके लिए प्रार्थना भी कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाएं। चाची जी का वो पहलू जो कभी शब्द ना बन सका, आज मेरे सामने खुलकर आ गया था, जिसको मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने चाची से कहा कि चाची, आप जैसी माँ शायद ही कोई हो। आपने अपनी बेटियों के लिए जो कुछ सह लिया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। चाची ने कहा कि बेटा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप माँ को माफ करने के लिए और उनको देखने के लिए अस्पताल जाओगी ना? चाची ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, जरूर मिलूंगी, लेकिन उस नियत से नहीं कि उनसे कुछ सुनूं या उन पर कोई इल्जाम रखूं। बस उनकी आंखों में झांक कर उन्हें यह एहसास दिलाना है कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं अगले दिन अस्पताल गई तो मैंने माँ को इस बारे में बता दिया था कि चाची आपसे मिलने के लिए आना चाहती हैं। वो कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन बात सुन सकती थी। माँ बिस्तर पर खामोश लेटी हुई थी। चाची दरवाजे पर रुकी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनके कदमों के पास जाकर रुक गई। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि भाभी, मैं जानती हूँ कि तुम सुन रही हो। तुम्हारी खामोशी भी आज सब कुछ कह रही है। मैंने सब कुछ माफ कर दिया है। वो सारी बातें, सारी बेइज्जती और वो सारे ताने जो आपने मुझे हमेशा दिए, जो आप कहना चाहती हो, वो भी मैं सुन चुकी हूँ। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है और मैंने कबूल कर ली है। तभी अचानक माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। उनके शरीर में थरथराहट होने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत है कि वो सुन रही थीं। उन्होंने कहा कि हाँ भाभी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दुनिया की हर माँ से गलती हो सकती है, लेकिन तुमने जितना सहना है अब शायद तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने चाची से कहा कि आप जैसी औरत बहुत कम होती हैं। उन्होंने पलटकर कहा कि बेटा, बस ये प्रार्थना है कि मैंने जो सहा वो किसी और को सहना ना पड़े। माँ के कमरे में अब एक सुकून था। मैं चाची की तरफ से बहुत खुश हुई थी। माँ का इलाज जारी था। भैया भी दिल्ली से वापस आ गए थे। माँ के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद माँ को होश आ गया था। हम तेजी से उनके कमरे में पहुंचे। माँ की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन जुबान अभी भी खामोश थी। मैं माँ के पास गई और कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, माँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाची ने आपको माफ कर दिया। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। भाई को भी जब माँ की हरकतों के बारे में पता चला तो वो भी शर्मिंदा हो गए थे। शाम को जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने एक फैसला किया है, तुम्हारी माँ की परेशानी और कम हो जाए, इसलिए मैं पिताजी को हैरानी से देखने लगी।
उन्होंने कहा कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा जी का भी है। कानूनी तौर पर मेरे पिताजी ने ये घर हम दोनों भाइयों के नाम कर दिया था। मेरा छोटा भाई तो इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी पत्नी और उसकी बेटियां तो हैं। तुम्हारी माँ चाहती थी कि वो इस पूरे घर की हकदार बनी रहें, तभी तो छोटी सी कोठरी उन माँ बेटी को रहने के लिए दे दी और खुद पूरे घर पर कब्जा करके रहने लगी। मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से घर के 2 हिस्से कर देता हूँ, एक मेरा और एक तुम्हारे चाचा का, जो कि तुम्हारी चाची को मिलना चाहिए। वो बहुत ही परेशान है और उस छोटी सी कोठरी में बड़ी परेशानी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। तुम्हारी माँ चालाकी दिखाना चाहती थी, पूरे घर पर अपना ही कब्जा करना चाहती थी, तभी तो उसने अपनी देवरानी को हमेशा अपने जूते की नोक पर रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हम पर और परेशानियों के पहाड़ न टूटें, तुम्हारी माँ को और तकलीफ न सहनी पड़े। इसलिए कल वकील को बुलवाकर मैं घर का आधा हिस्सा तुम्हारी चाची के हवाले कर दूंगा। मैं और भैया पिताजी की बात से खुश हुए थे। भैया ने कहा कि पिताजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। शायद आपके ऐसा करने से माँ को थोड़ा और सुकून मिल जाए, उनकी सजा में थोड़ी और कमी आ जाए। अगले दिन पिताजी ने ऐसा ही किया। चाची को बुलाकर उनको सब कुछ बता दिया और कहा कि अब इस घर के आधे हिस्से में तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का हक होगा। चाची की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी बेटियों ने हैरानी से देखा और कहा कि माँ, अब हम यहाँ रहेंगे। पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम अपने घर में रहोगी। उसी दिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया है, जिसे सुनकर हम लोग खुश हुए थे। वक्त गुजरता गया और माँ की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग चाहें तो घर पर भी इनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त पर दवाइयाँ देना और वक्त पर उनके सारे काम करने होंगे। चाची ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी। माँ को हम लोग अस्पताल से घर ले आए थे। चाची, रिंकी और पिंकी ने माँ की खूब सेवा की। माँ कुछ कहने की कोशिश करती थी, उनकी आंखों से आंसू टपकते थे, लेकिन उनकी कंडीशन अभी बोलने के लायक नहीं थी। वो दिल ही दिल में शायद पिंकी, रिंकी और चाची से माफी तो मांगना चाहती ही थी, साथ ही साथ ये भी कहना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम अभी भी मेरी सेवा कर रही हो, ये तुम्हारे अच्छेपन की निशानी है। चाची को उनका हक भी मिल गया। वो हमारे घर में अब नौकरानी बनकर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य बनकर रहने लगी। भैया अब माँ की फिक्र में दोबारा दिल्ली नौकरी करने के लिए नहीं गए और यही हमारे साथ रहने लगे। अब हम सब मिलकर घर का काम किया करते थे, माँ की भी सेवा किया करते थे। पहले जो इस घर में हमेशा चाची और उनकी बेटियों की बेइज्जती हुआ करती थी, अब सब लोग एक साथ सुकून से रह रहे थे। माँ तो आज तक ऐसी ही है, बिस्तर पर पड़ी हुई हैं, लेकिन चाची की सेवा की वजह से वो जिंदा हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जुल्म करने वाले शायद दुनिया से बच जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की लाठी से नहीं। और वो लाठी जब चल चुकी होती है तो खामोशी से बिना शोर किए पूरी शिद्दत के साथ सजा पूरी देती है। मेरी माँ भी शायद आज बिस्तर पर लेटी अपने किए की सजा भुगत रही है, लेकिन उनकी सजा चाची की वजह से कम हो गई। उनके शरीर में सुकून है। भले ही उनका शरीर कोई हरकत नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हैं, सुकून से हैं और शायद सोचती हैं कि उन्होंने अपने बीते हुए समय में अपनी देवरानी को इतना परेशान ना किया होता तो शायद आज वो लावारिसों की तरह बिस्तर पर ना पड़ी होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।